हेलो स्टूडेंट्स, हमारे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज का जो क्लास होने वाला है वह हिस्ट्री है। बहुत ही मजेदार मजेदार चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है मुगल वंश। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस वंश का नाम है उस मुगल वंश। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस टॉपिक से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, खास करके बिहार और दरोगा। बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, और बहुत सारे जो बिहार के जितने एग्जाम देते हैं हम लोग, जैसे एएसओ। अच्छा, एएसओ की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं? एएसओ की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि इस बार जो वैकेंसी जो आई है बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, और एएसओ का लगभग 1000 से ज्यादा पोस्ट है। इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है। इसको किसी भी तरह से एक पोस्ट को प्राप्त करना है, इसीलिए हम लोग मन से तैयारी करेंगे। देखिए, हो सकता है मेरा सेट प्रैक्टिस भी आए। सेट प्रैक्टिस हम दो 150 एमसीक्यू का लॉन्च करेंगे, खास करके बिहार एसएससी, समझे। और बिहार दरोगा का तो खैर अभी कोई पता नहीं है कब आएगा नहीं आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद बनाए हुए हैं, लेकिन जल्द ही आएगा। तो अभी तो हम लोगों के सामने बिहार एसएससी है, और बिहार एसएससी में सबसे जो बढ़िया अगर पोस्ट माना जाता है इसी का है, समझे। इसी को हम लोग अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आइए हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बाबर के नाम सुने होंगे। आप लोग जो है बाबर का नाम सुने होंगे। आप लोग जो है बाबर का नाम सुने होंगे। बाबर जो है तैमूर वंशज थे। बाबर जो है ना किस वंश से था? तो तैमूर वंश से था। जो मुगल वंश का संस्थापक था, क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर। मुगल वंश से अगर संस्थापक देखा जाए तो बाबर है, लेकिन वही पूछेगा कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, अकबर हो जाएगा। दोनों दो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक तो अकबर। ठीक। आइए, बाबर का जो वास्तविक नाम था जहरुद्दीन था, जहरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जो वास्तविक नाम था उसका नाम क्या था? जहरुद्दीन था, समझे। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन था। तुर्की भाषा में बाबर का जो अर्थ होता था उसका अर्थ होता है बाघ। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है, समझे। या तो समझ गए, बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ होता है। बाबर के पिता तैमूर वंशज थे। बाबर के जो पिता थे वह तैमूर वंशज थे, और उनकी जो माता जो थी वह मंगोल वंश की। यानी पिता तैमूर वंश से था। बाबर के पिता जो है, बाबर के पिता कौन से? तैमूर वंश से, तैमूर वंश से थे। लेकिन माता का देखा जाए, माता माता किस वंश से थे? तो मंगोल वंश, मंगोल वंश, समझे। माता मंगोल वंश से, पिता तैमूर वंश से। तो अगर देखा जाए तो बाबर में दोनों का ब्लड का मिश्रण है, तैमूर वंश और मंगोल वंश, समझे। बाबर का जो जन्म हुआ था
1483 ईस्वी को हुआ था। मतलब 14 फरवरी बाबर का जो जन्म हुआ था, बाबर का जो जन्म हुआ है, बाबर का जन्म पूछेगा, बाबर का जन्म कब हुआ है, तो बाबर का जो जन्म हुआ है 14 फरवरी देखिए 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ है, तो फरगना में हुआ है। बाबर का जो जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो फरगना में हुआ था। अभी जो फरगना कहाँ पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान में। फरगना उस समय एक छोटा क्या बोला राज्य था, और जो अभी वर्तमान में जो है फरगना जो पड़ता है उज्बेकिस्तान में। ठीक है। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद, जब बाबर पिता की अगर मृत्यु हो जाता है, उसकी मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष की अवस्था में बाबर जो है राजगद्दी पर बैठता है। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 11 वर्ष के अवस्था में। वह कब बैठा है, 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 11 वर्ष की अवस्था में 1494 फरगना की गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है जी, तो 1494। कहा, फरगना की गद्दी पर, फरगना की गद्दी पर बैठता है। समझे, फरगना की गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है, तो 1494 ईस्वी में बैठता है। उसके बाद में बाबर जो है 1501 ईस्वी में, बाबर 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लेता है। बाबर जो है 1501 ईस्वी में कहाँ अधिकार करता है, तो समरकंद के पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में 1504 ईस्वी में काबुल के विजय के उपरांत फिर क्या करता है, उस पर भी अधिकार कर लेता है। काबुल और गजनी, गजनी जगह है, काबुल भी जगह है, इस दोनों पर बाबर जो है कब अधिकार कर लेता है, तो 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में कहाँ कहाँ अधिकार करता है, तो काबुल पर कर लेता है। उसके बाद में कहाँ करता है, तो गजनी पर करता है। समझे, काबुल पर कर लेता है और गजनी पर कर लेता है। कब, 1504 ईस्वी में। ठीक, यहां तक तो समझ गए होंगे। बाद में हम लोग देखते हैं काबुल और गजनी पर बाबर कब अधिकार किया था, तो 1504 ईस्वी में कर लिया था। उसके बाद में 1500, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बाबर ने बादशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण किया था। बाबर जो है, देखिए अगला जो पॉइंट है, बाबर जो है, बाबर बादशाह या बादशाह, बाबर जो है बादशाह या बादशाह को जो उपाधि धारण करता है, कब करता है, तो 1507 में करता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बाबर जो है बादशाह को उपाधि धारण कब करता है, या बादशाह को उपाधि धारण कब करता है, तो 1507 में करता है। कोई कंफ्यूजन, समझे, फिर एक बार दोहरा लेते हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, जो तैमूर वंशजों से संबंधित था। बाबर के पिता जो तैमूर वंश से था और माता मंगोल वंश से था। ठीक है। बाबर जो है, बाबर के पिता की मृत्यु के बाद वह अल्प आयु में 11 वर्ष की अवस्था में 1494 से फरगना की गद्दी पर बैठता है। ठीक है। उसके बाद में 1501 ईस्वी में जो है समरकंद पर अधिकार करता है। फिर 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में बाबर जो है 1507 में बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद में है बाबर का जो प्रथम युद्ध होता है यूसुफ
जाइयों के जो यूसुफ जाई एक जाति है, उसी के विरुद्ध में। तो इसका युद्ध जब होता है, यह युद्ध होता है 1518 से 19 में, 1518 से 19 में होता है। बाबर का जो है युद्ध होता है वह यूसुफ जाइयों के विरुद्ध कब होता है, तो 1518 से 19 ईस्वी के बीच में होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इस अभियान में जब यूसुफ जाइयों के विरुद्ध युद्ध होता है, तो इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेड़ा को अपने अधिकार में कर लेता है। बाबर जो है 1518 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विद्रोह के बाद वह दो जगह है, बाजौर और भेड़ा, बाजौर बाजौर और भेड़ा को अपने अधिकार में ये कर लेता है। कौन कर लेता है, तो बाबर कर लेता है। उसके बाद में यहां तो आप लोग समझ गए होंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुर्की भाषा में लिखा है। उसके बाद में हम लोग देखना है जब बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत की जो प्रथम युद्ध होता है, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन था। पानीपत का जो युद्ध होता है कब, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए जब 21 पानीपत की प्रथम युद्ध कब होता है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब होता है, 21 अप्रैल कब होता है, तो 1526 ईस्वी को होता है। पानीपत की जो प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है। उस समय वहां के शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत के शासक कौन था, पानीपत के दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसका जो है युद्ध स्थल में मारा गया, तो कौन होगा इसका आंसर, तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है जो युद्ध स्थल में मारा गया था। चलिए इसको देख लेते हैं। उसके बाद में देखिए इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकमना नीति का या पद्धति का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है। उसके बाद में बाबर ने जो तुगलमा युद्ध का जो प्रयोग है यह किससे ग्रहण किया था, उज्बेकों से। किससे ग्रहण किया था, जो तुगलमा नीति था यह किससे ग्रहण किया था, तो उज्बेकों से। यह जो है बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इस नीति का, जो तुगलमा नीति का जो प्रयोग किया था, यह किससे ग्रहण किया था, तो उज्बेकों से ग्रहण किया था। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति का भी प्रयोग किया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों को सजाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था, उस विधि का नाम है उस्मानी विधि। ठीक है। आगे हम लोग को देखना है पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय बाबर के तोपखाने का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा खां था। उस्ताद अली, उसका नाम था उस्ताद
उस्ताद अली। और कौन था जी? मुस्तफा खां था। समझे कि कौन क्या तोपखाने का नेतृत्व किया था? समझे? तोपखाने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व कौन किया था? उस्ताद अली किया था और मुस्तफा खां किया था। यहाँ तक तो समझ गए होंगे कौन किया है। तो उसके बाद में खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध जस्ट पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ था मार्च 1527 में। किसके बीच में हुआ था? चित्तौड़ के राजपूत राजा था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा जो खानवा का युद्ध हुआ है कब हुआ था? तो मार्च 1527 को हुआ था। मार्च कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ये चित्तौड़ के था। कौन था? राणा सांगा था। राणा सांगा जो है चित्तौड़ का था। राणा सांगा प्लस बाबर। समझे? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के ऊपर। इस युद्ध में क्या होता है? राणा सांगा का हार हो जाता है और कुछ लेखकों के अनुसार इसको जो है जहर दे करके मार दिया जाता है। किसको? तो राणा सांगा। समझे? खानवा के युद्ध में जो इसका जो हार हो जाता है, हार होने के बाद इसका जो है जहर दे करके इसको मार दिया जाता है। खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही जिहाद का नारा दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाबर ने इस युद्ध के समय जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा के युद्ध के समय। समझे? बाबर ने जिहाद का नारा कब दिया? किस युद्ध के दौरान दिया? बाबर ने जिहाद का जो नारा दिया था खानवा के युद्ध के समय। और वह क्या किया? शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में वह जो है जिहाद का नारा दिया। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। क्वेश्चन पूछता है बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले एक प्रकार का कर था। उस कर का नाम था तमगा। तमगा कर था। तमगा मुसलमान से वसूला जाता था। मुसलमान से वसूला जाने वाला कर, उस कर का जो नाम था तमगा कर। तमगा कर। इस कर को क्या किया? इस कर को समाप्त कर दिया था। कौन? बाबर। बाबर जो है इस कर को समाप्त कर दिया। इस कर को कौन समाप्त किया है? तो बाबर ने समाप्त कर दिया। ठीक है। उसके बाद में अगला जो युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध होता है। मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध होता है। अगला जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है चंदेरी का युद्ध। अगला जो युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, यह जो युद्ध होता है 1528 में किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस में मेदिनी राय। समझे? चंदेरी का जो युद्ध होता है बाबर और प्लस मेदिनी राय, इसमें भी बेचारा इसका हार हो जाता है। इसका जो है हार हो जाता है। मेदिनी राय का हार हो जाता है। फिर अगला जो युद्ध होता है
घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध। यह युद्ध होता है 1529 में अफगान प्लस बाबर के बीच होता है। अफगानों प्लस किसके बीच होता है? तो बाबर। इसमें भी बेचारा इसका क्या होता है? हार हो जाता है, समझे। उसके बाद में अंततः 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो जाता है। बाबर की जो मृत्यु होता है वह होता है, कब होता है? तो 1530 ईस्वी में होता है। बाबर की मृत्यु कब होता है? तो 1530 में होता है। बाबर की मृत्यु जब होता है तो उसको पहला जो है इसको दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर इसको इसके जो कब्र को उखाड़ करके कहा? काबुल में दफनाया गया। काबुल में दफनाया गया, समझे। काबुल में दफनाया गया। बाबर की मृत्यु कब होता है? 1530 में। पहली बार उसको कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। उसके बाद वहां से उसको अस्थि को कबाड़ करके कहाँ ले गया? काबुल में उसको दफनाया गया। बाबर का हो गया कहानी यहाँ खत्म। उसके बाद में जो अगला जो शासक आता है हुमायूं का जो जन्म होता है 1508 ईस्वी में होता है। हुमायूं जो है, देखिए एक और क्वेश्चन है बाबर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। बोलेगा क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए, लिख देते हैं क्वेश्चन। मुगल वंश के किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के जारी किए? इसका आंसर दीजिए आप। बाबर ने मुगल वंश के किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के जारी किए? इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर जो होगा बाबर, समझे। कौन जारी किए थे? तो बाबर के। तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कल हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। आज अकबर खत्म हो गया है, उसके बाद में कल अकबर, उसके बाद में कल हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उत्तर मुगल कालीन शासक पढ़ेंगे। कल मुगल वंश खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद में परसों जो उत्तर मुगल कालीन खत्म करेंगे। चलिए आज का क्लास नहीं है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।